नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सवाल आज ये, मुद्दा आज ये कि क्या हिंसा को लेकर ममता बनर्जी डबल स्टैंडर्ड अपना रही हैं? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के दो हिस्से पिछले कुछ दिनों से हिंसा की चपेट में हैं। एक तरफ नॉर्थ बंगाल का वो हिस्सा अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर सुलगा हुआ है। दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर से सटे नॉर्थ 24 परगना के करीब एक हफ्ते पहले एक नाबालिग लड़के ने फेसबुक पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक वहां पर हिंसा शुरू हो गई। लेकिन हिंसा की इन दो अलग अलग घटनाओं से निपटने को लेकर ममता बनर्जी ने जो रणनीति और स्ट्रैटेजी अपनाई है वो उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। 25 दिन से दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। वहां सेना तैनात की गई है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ये भी आरोप है कि पुलिस की फायरिंग में पिछले 2 दिन के दौरान उसके 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। ममता शुरुआत में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ बातचीत के लिए भी तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ उत्तरी 24 परगना में 3 दिनों तक दंगाइयों पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई ममता की तरफ से? आरोप तो यह है कि बद्रियों में दंगाई 3 दिन तक हिंसा करते रहे, लेकिन पुलिस चुपचाप बैठी रही। हालात जब बेकाबू होते नजर आए तब जाकर केंद्र से अर्धसैनिक बल की मदद ली गई। वहीं बसीरहाट में तो ममता बनर्जी की सरकार ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती से भी इनकार कर दिया। सवाल बीजेपी के नेताओं से भी आज है। एक तरफ तेलंगाना से बीजेपी का एक विधायक बंगाल के दंगे पर भड़काऊ बयान देता है, दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेताओं पर दंगे से जुड़ी फर्जी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने का भी आरोप लगता है। बांग्लादेश की तस्वीरों को, गुजरात दंगों की तस्वीरों को, भोजपुरी फिल्मों की तस्वीरों को बंगाल के दंगे की तस्वीर बताकर लोगों को भड़काने की साजिश का आरोप बीजेपी नेताओं पर लग रहा है। और इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे, गोरखालैंड के प्रदर्शनकारियों पर गोली और बसीरहाट के दंगाइयों को छूट क्यों? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण से बंगाल के जख्म पर ममता बनर्जी मरहम लगाएंगी? और सवाल तो यह भी कि क्या बीजेपी बंगाल के दंगे का सहारा लेकर देश का माहौल खराब करना चाहती है? इन सारे सवालों का जवाब अगले 1 घंटे तक जानने की और लेने की कोशिश होगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मैंने तो सीआरपीएफ के लिए 6 दफे खुद स्वराष्ट्र मंत्री के साथ बात किया। कितना दफे करेंगे आप बताओ? हम प्रधानमंत्री का कितना दफे मिलिया? ये बात मत कहो कि वी डिडंट कोऑपरेट, वी कोऑपरेटेड इन एवरी मैटर। सर, आप चीफ मिनिस्टर को एक तरफ से चुप्पी, जिस चीज़ में उनको बात करनी चाहिए उसमें कंप्लीट स्टॉइक साइलेंस, और जिस चीज़ में इस वक्त नहीं रिजॉर्ट करना चाहिए यानी कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स, उसी पे वो कर रही है। व्हाट इज दिस? हाउ डू एक्सप्लेन दैट? अब ये चुनकर आए हैं और ये वहाँ कानून व्यवस्था को कायम नहीं कर सकती है, तो उसको कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल थोड़ी दिन लगा दीजिए, मुझे आराम करने दीजिए और उस तक आप ठीक करके मुझे दीजिए। ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। मेरे भाइयों, 2002 में जिस प्रकार से गुजरात में जो हिंदुओं को जिन्होंने मारा था, गुजरात में जो हुआ था आप सबको याद है। गुजरात में कैसा हिंदुओं को सुरक्षित करके, संगठित करके उन सभी सांप्रदायिक दंगे करने वालों को गुजरात के हिंदुओं ने जो जवाब दिया था, आज उसी तरह से बंगाल के हिंदुओं को जवाब देने की आवश्यकता है। इससे तो साबित हो जाता है कि बंगाल में जो भी उपद्रव हो रहा है वो बीजेपी करा रही है। इससे यही स्पष्ट होता है। वैसे ये बीजेपी का ही धंधा है, ये सब काम वो लोग करते हैं, अफवाह फैलाना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना और उससे ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। कि इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति क्यों होती है, जहां कानून की व्यवस्था पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता है और एक वर्ग विशेष के प्रति एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार उनके प्रति किया जाता है, चाहे दूलागढ़ का विषय हो, चाहे वो मालदा का विषय हो, और आज जिस प्रकार 24 परगना में हम बसीरहाट का विषय देख रहे हैं, इनकी कहानी एक ही है और ये कहानी केवल और केवल तुष्टीकरण की है। भारतीय जनता पार्टी, ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग
दंगा भड़काने में, लोगों को बहकाने में, अफवाह फैलाने में। अभी भी जब जब दंगों के बाद चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी और ऐसे को फायदा होता है, तो ये मिल के हमेशा दंगा कराना चाहते हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी डबल स्टैंडर्ड अपना रही हैं? दूसरा सवाल, जब दार्जिलिंग हिंसा को लेकर गोली चलाई जा सकती है तो दंगाइयों को 3 दिन की खुली छूट क्यों दी गई? तीसरा सवाल, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण से बंगाल के जख्म पर मरहम लगाएंगी ममता बनर्जी? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या बंगाल की हिंसा के नाम पर बीजेपी सियासत कर रही है? तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, लेकिन पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। नुपुर शर्मा नेता हैं बीजेपी की, एबीवीपी से 2008-2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM किया है। नुपुर, स्वागत है आपका। अभय दुबे साहब आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभी उनकी फ्लाइट थोड़ी डिलेड बताई जा रही है, लेकिन कुछ ही मिनट में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मुझे ये जानकारी मिल रही है। डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, RSS के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, आपका स्वागत है। खालिद इब्दुल्लाह साहब TMC नेता हैं, पहले पश्चिम बंगाल कांग्रेस में महासचिव थे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज थापा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। आप सबको शुरू में मैं 1.5 मिनट देने वाली हूँ। ये बजर राउंड है जहाँ पर आपको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं और उसके बाद ये डिबेट ओपन हो जाएगी आप सबके लिए। तो शुरुआत सबसे पहले खालिद अब्दुल्ला साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ। आज पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, 2 अलग अलग इलाकों में हिंसा को लेकर किस तरीके के पैमाने और किस तरीके के मापदंड अपनाए जा रहे हैं ममता सरकार की तरफ से, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसीलिए ऐसे में सवाल ये उठता है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? बसीरहाट में आप कुछ और अपनाते हैं, गोरखालैंड को लेकर दार्जिलिंग में जो कुछ हो रहा है वहां पर किसी और तरीके को अपनाते हैं, क्यों? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि डबल स्टैंडर्ड वाले बीजेपी पार्टी, जो एक तरफ बीजेपी पहाड़ी इलाके जो दार्जिलिंग है उसमें उन्होंने अपने लोगों के जरिए वहां पे उसका दिया गया कि गोरखालैंड का अलगाव के लिए, और दूसरी तरफ आपने देखा कि आपके ही मीडिया के माध्यम से आपने देख रहा है कि कहां का तस्वीर कहां लगाकर इसको दंगाई के रूप दिया जा रहा है। आपने ये देखा कि एक MLA बीजेपी का वो भाषण देता है कि गुजरात में जिस तरह से 2002 में हुआ है उसी तरह से बंगाल में हमें करने की जरूरत है। तो आप कैसे बातें करते हैं, आप किस तरह से ये मीडिया में बातें कर रही हैं कि ये दोहरी नीति तो उनकी हो रही है कि एक तरफ हिंदुस्तान में कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, और दूसरे तरफ कहते हैं कि हम गुजरात की दंगा को बंगाल में ही हम पेश करना चाहते हैं, और गुजरात के दंगाइयों को जिस तरह से हम लोगों ने भड़काया था और मारा था मुसलमानों को, उस तरह से बंगाल में भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, बड़ी ही सेकुलर मंत्री है। आपको यह बता दें कि ना हिंदू की बातें करती है, ना मुसलमान की बातें करती है, ना सिख ईसाई की बातें करती है, वो जनता की बातें करती है और पूरे 9.5 करोड़ की जो यहां की जनता है उसकी बातें करती है। मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जनता में इतनी प्रसिद्ध है, इतनी ज्यादा उनके नाम है कि ये बीजेपी वाले लोग डर गए हैं कि आज मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में वो इतनी सेक्युलर है साहब कि 1500 रुपए का अलग से ऐलान करती है मौलवियों के लिए, 2500 रुपए मुअज्जिन के लिए, और फिर कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि आप कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर अपनी ही जनता को अलग अलग पैमाने पर नहीं देख सकते हैं। वो इतनी सेक्युलर है कि 24 परगना में तो इंतजार करती है कि दंगा किसी तरीके से अपने आप शांत हो जाए, और वहां दार्जिलिंग में हिंसक रूप लेते हैं तो वहां पुलिस की कार्रवाई करवाई जाती है, अर्धसैनिक बल यहां भेजते हैं तो बंद करवा देती है, वो मना कर देती है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे आपसे अभी मैं आपसे इस पर बहस नहीं करती हूं, आपके सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन की सच्चाई मैं बता रही थी साहब। डबल स्टैंडर्ड मैं इसीलिए कह रही थी ना मैंने बीजेपी का जिक्र किया ना किसी और ने अभी बीजेपी का जिक्र किया। आपके जहन में बीजेपी घुस गई है साहब, आपके जहन में बीजेपी घुस गई है। मैं आती हूँ, मैं आऊंगी आपके पास, रुकिए, आप मुझे बजर राउंड कंप्लीट करने दीजिए।
पूरा मौका है आपके पास आज ये बता देने का कि ममता बनर्जी कितनी सेक्युलर है। ये पूरे हिंदुस्तान पूरा मौका है नुपुर शर्मा। बीजेपी वाले अगर ममता बनर्जी के ऊपर सेक्युलरिज्म का ये डबल स्टैंडर्ड का आरोप लग रहा है, सर आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। डबल स्टैंडर्ड का आरोप ममता बनर्जी पर लग रहा है, वो अपने पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है, ये उन पर आरोप लग रहा है। तो आरोप तो बीजेपी के भी कई सारे नेताओं पर लग रहा है, सोशल मीडिया के पावर का बेजा इस्तेमाल करने का। आप भी उनमें से एक है जो गुजरात दंगों की तस्वीरें पोस्ट करती हैं और फिर कहती है हिंदुओं को बचाना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी रूपिका जी कि इन्होंने अभी गोरखा जो पूरा स्टर चल रहा है उसके बारे में बात करी। इन्होंने कहा बीजेपी इन्वॉल्व है। क्या तथ्य है इनके पास, क्या सबूत है, जरा लाके दिखा दे। और अगर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है, तो हम तो यही मांग कर रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि बंगाल में जो आग लग रखी है, जिनको ये ममता दीदी कहते हैं, उनके चलते, उनके मुख्यमंत्री शासन के चलते ये सबकी देखी दिखाई चीज है। अब आप सोशल मीडिया की बात करती है, ये ऑर्गेनाइजर्स ने एक फ्लायर निकाला जिसमें एक जलती हुई गाड़ी दिखाई, उससे पता नहीं चलता कौन से प्रदेश की और कौन से शहर की है। ये पिक्चर पे अटक गए हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, एक हफ्ते भर से बशीरहाट में कैसी त्राही मच रही है, कितनी बिल्डिंगों के ऊपर आग लगाई गई है, कितनी गाड़ियों पे आग लगाई गई है, कितनी एक 65 साल के बुढ़े कार्तिक घोष को जान से मार दिया गया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रायोरिटी ये नहीं है कि दंगों को रोका जाए। तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रायोरिटी ये है कि फोटो कौन लेके आ रहा है। आप लोग बीजेपी का नाम ले रहे हैं, आप इतना घबराते हैं कि बीजेपी के कुछ सांसद आगे, उनको आपने कोलकाता एयरपोर्ट पर ही रोक दिया था। क्या छुपा रहे हैं? धूलागढ़, नाडिया, मालडा, कलिया चौक मालडिया के अंदर, बशीरहाट, नॉर्थ 24 परगनास, ये सब, और कैनिंग, ये सब सच्चाइयां हैं वेस्ट बंगाल की, जो पूरा आज देश, मैं तो आई एम ग्लैड ये पिक्चर जो बाहर आई, वो वाले मीडिया के लोग भी जो चुप बैठे थे, आज वो भी मजबूरन वेस्ट बंगाल में जो अभी ये हो रहा है माइनॉरिटी अपीसमेंट और माइनॉरिटी अपीजमेंट पर हर किसी का सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां उस पर सेके। आपने अपने सोशल मीडिया पर एक जलती हुई कार का तो जिक्र कर लिया, आपने उस महिला का जिक्र क्यों नहीं किया जो हरियाणा की स्टेट बीजेपी एग्जीक्यूटिव की मेंबर हैं और वो वहां पर भोजपुरी फिल्म का एक सीन लगा देती है सोशल मीडिया पर और कहती है कि देखिए यहां हिंदू खतरे में है। आपको वो राजा सिंह क्यों नहीं याद आ रहा है जो कहता है कि जो गुजरात में हुआ था जरा यहां करके दिखाते हैं। आप भी तो वही स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं जो ममता बनर्जी अपना रही है। नुपुर, आगे इस पर मुझे जवाब दीजिएगा, लेकिन थापा साहब अब मैं आपके पास आ रही हूं। क्या इसे डबल स्टैंडर्ड नहीं कहा जाए? हिंसा तो दोनों तरफ हो रही है, आपके प्रति अलग रुख है और वहां 24 परगना में अलग रुख है। भाई वहां पर टोपी पहनकर वोट देने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 120 से 123 सीटों पर डिसाइड कर लेते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, हमारी एक विडंबना क्या है कि हम बहुत माइनॉरिटी में हैं। गोरखा जो है पश्चिम बंगाल में सिर्फ 30 लाख के करीब है, जबकि मुसलमान पूरे पश्चिम बंगाल के पॉपुलेशन का 30-35% के करीब हैं। तो जाहिर है एक तुष्टीकरण की जो राजनीति ममता बनर्जी करेंगी, लेकिन हमको जो दिल में जो लगता है कि एक माइनॉरिटी होते हुए भी जो रुख हमारी तरफ इख्तियार करती है वो ममता बनर्जी, वो बिल्कुल कठोर रुख है। और वो क्या कर रही है कि गोरखालैंड की तरफ एक कठोर रुख अपना के दूसरी तरफ वो रीजनलिज्म को बढ़ावा दे रही है। बंगाली जो रीजनलिज्म है उसको वो आगे बढ़ा रही है ताकि हमारे गले पर या हमारे कंधे पर रखकर वो अपनी रीजनल राजनीति कर रही है बीजेपी को रोकने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि 70 साल से, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, गोरखाओं ने इस देश के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है, लेकिन गोरखाओं के साथ अन्याय हुआ है। गोरखाओं को जो उनको मिलना चाहिए था, वो जो ड्यू कहते हैं, जस्टिस कभी नहीं मिला है, न्याय कभी नहीं मिला है। हम अगर आप देखें राज्य में तो हमारी ना कोई IAS अफसर्स हैं, ना हमारी कोई IPS अफसर्स हैं, ना हमारे कोई जज है।
अभी कभी हम कभी ये नहीं मान के चल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारा अपना कोई मुख्यमंत्री होगा। हमारा तो अभी तक 70 साल में कोई मंत्री भी नहीं रहा है। तो ये देखिए, तो ये सब चीजें हमें अपने राज्य में मिलेगी। बहुत कठोर हैं वो जी, और बाकियों के प्रति जो है बड़ी ममतामयी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जाहिर है, डबल स्टैंडर्ड जिसके लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अवस्थी जी, अब मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। आप देख रहे हैं जो पहला सवाल मैंने पूछा खालिद इबादुल्ला साहब से, वो ये उन्होंने दूसरी लाइन में बीजेपी का जिक्र कर दिया। यानी कहीं ना कहीं कोई तो मौका छोड़ा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्य में हो तो बीजेपी जिम्मेदार समझ में आता है, लेकिन गैर बीजेपी राज्य में भी अगर दंगा हो रहा है तो बीजेपी को ही आरोप उसमें गढ़े जा रहे हैं। नहीं, ये बड़ा नया ट्रेंड है सर। ये रुबिका जी आपने बिल्कुल सही कहा, और ये कोई पहली हिंसा नहीं है। और आपने तो कहा कि दूसरी लाइन में बोला, मुझे तो उम्मीद थी कि वो पहली लाइन में बोलेंगे, शुरुआत बीजेपी से करेंगे, अंत बीजेपी से करेंगे। आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड बीजेपी एट ऑल, बट लेकिन देश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, इस राजनीति में इस हिंसा के खिलाफ पूरे देश में एक वो लोग हैं जो माई नेम, अदर नेम, हिज नेम, हर नेम, योर नेम के नाम पर जब मर्जी इकट्ठे हो जाते हैं शाम को इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेकर के। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो लोग कहाँ पर हैं आज, वो कहाँ किस दड़बे में छुपे हुए हैं, वो कहाँ छुप के चले गए हैं। आज उनको ये हिंसा नजर नहीं आ रही। 150 घर लगातार बसीरहाट में जला दिए गए, मालदा में हुआ, कालिया चौक में हुआ, वीरभूम में रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया गया, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको सेकुलरिज्म मानते हैं वो लोग तमाम। जेएनयू में जाकर के राहुल गांधी कहे कि इनकी आवाज दबाई जा रही है। छात्रों की कौन सी आवाज? भारत की बर्बादी होगी, जंग रहेगी, भारत के टुकड़े होंगे, इस तरीके के नारे पर जाकर उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो जहां तहां फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं। बशीरहाट के 150 दुकानों को, मकानों को जला दिया गया, उसके बावजूद कोई व्यक्ति वहां पर उनका हालचाल पूछने तक नहीं किया। ये इस देश की विडंबनापूर्ण राजनीति है, जिसके कारण इस देश में एक नया लोगों में चेतना भी आ रही है। ये भी एक सत्य है कि लोगों में एक नई चेतना आ रही कि ये अब राजनीति नहीं चलेगी। ये जो मुखौटे वाली राजनीति है, ये जो एनजीओज वाली राजनीति है, ये अब चलने वाली नहीं है। देखिए सर, आरएसएस अक्सर ये कहती है और ये ताल ठोक के कहती है कि हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि राष्ट्र जो है अलग अलग समुदायों से बना हुआ है। यहाँ अपीजमेंट अगर माइनॉरिटी की हो रही है तो क्या मेजॉरिटी अपीजमेंट भी यहाँ होती हुई नजर नहीं आ रही है? मैं इस पर आपसे बात बताइए, मैं आपके बात का जरूर जवाब दूंगा। मैं आती हूँ सर। अवस्थी साहब, अब मुझे जरा इबादुल्ला साहब के पास जाना है। इबादुल्ला साहब, अब मुझे ये बताइए, बीजेपी का जिक्र बाद में करेंगे, उस राज्य में सरकार आपकी है, टीएमसी की है, ये रट लीजिए आप। सेंटर वहां पर आपको ये कहती है कि 24 परगना में साहब, मैं आपको वेस्ट बंगाल रिफ्यूजेस टू टेक सेंटर्स एडिशनल हेल्प फॉर 4 कंपनी ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज इन बसीरहाट। क्यों सर, क्यों मना कर दिया था आपने? क्या चाह रहे थे आप? और जला दिया जाए, बसीरहाट को एकदम खत्म कर दिया जाए, नारों से गूंजने लगे, तबाही बन जाए, और उसके बाद आप कहें कि नहीं। और ममता बनर्जी फिर साहब ये कहती है कि सरकार तो हमारी मदद नहीं कर रही है, मैं थक गई मांग के, लेकिन मुझे टुकड़ियां नहीं दी जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए लियाकत जी कि यहाँ पे जब बसीरहाट का ये मामला जब एक दिन हुआ था, तो दूसरे और तीसरे दिन में वहाँ के जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो कोई समुदाय के लोग हो, सारे लोग मिलकर रास्ते पे उतरकर शांति मिছিল बुला रहे हैं। वहां पे कई पार्टियों के लोग, मैं तो समझता हूं कि सारे पार्टियों के लोग मिलकर उस रास्ते पे उतरकर शांति मिছিল निकाल रहे हैं। और वहां पे आप फिर से पैरामिलिट्री फोर्स भेजकर, सेंट्रल फोर्स भेजकर क्या बताना चाहती है? तो वहां अगर शांति है, कितने लोग पकड़े गए? वहां पे कितने लोग पकड़े गए आग लगाने के लिए? कितने लोग पकड़े गए ये बताइए मुझे आप। कि जहां पे शांति है वहां पे आप पैरामिलिट्री फोर्स नहीं भेज रहे, जहां पे शांति है वहां पे आप फोर्स भेज रहे। मुझे समझ नहीं आता ममता बनर्जी इसमें क्या गलती की है? ममता बनर्जी वो पेश कर दिया कि एक दिन के अंदर में वो शांति लाई और पूरे लोग रास्ते पे निकलकर अंदर करते हैं। दंगाइयों को अंदर क्यों नहीं किया आपने? एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुला रही हूँ, भाषण देने के लिए नहीं। सुन लीजिए, मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? सुनिए सर, सुनिए, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? फेसबुक पोस्ट करता है वो लड़का,
उसको आप फौरन गिरफ्तार कर देते। गुड। वहां से हिंसा फैलाने की कोशिश किसी ने की, किसी की भावना को ठेस पहुंचाया, आपने गिरफ्तार किया। वेरी गुड। ये जो लोग बैठे हुए हैं, सुनिए, मुझे मतलब नहीं है उससे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बंगाल की मिट्टी में मेरे सवाल अरे गिरफ्तार कितने लोगों को किया आप ये बताइए। आप बंगाल की मिट्टी की बात मत करिए। मैं आपको दार्जिलिंग में बंगाल की मिट्टी में ये लोग बंगाल की ज्योग्राफी को जानते नहीं है। आपको मालूम है कितने लोग वहां पे अरेस्ट किया गया, वहां पे पुलिस को सस्पेंड, आपको ये बता दूं, गोली चलाते हैं, आपको ये बता दूं गोली चलाते हैं। जिस दिन दार्जिलिंग में हुआ था गोली क्यों नहीं चलाई? उस दिन आपने मीडिया भी साथ लेकर गए थे। आपने मीडिया को अपने सरकारी जगहों पे ठहराया, सर्किट हाउस में ठहराया और मीडिया को वहां पे जबरन आप लेकर गए और सारा कुछ शूट किया। लेकिन जब बशीरहाट में हुआ आपने कोई मीडिया वगैरह नहीं लेकर गए, आपने सब वहां बंद कर दिया। दार्जिलिंग में 25 दिन से अभी इंटरनेट आपने बंद कर दिया है, केबल टीवी, लोकल टीवी, जितने भी नेशनल टीवी है सब बंद कर दिया है। वो दोहरा माप नहीं है आपका। खालिद साहब, ये बसीरहाट नहीं है जी, ये जी न्यूज के डिबेट का प्लेटफॉर्म। सवाल पूछा जाए तो सवाल का जवाब दीजिए। ये जी न्यूज, मुझे बंगाल की धरती पर निबंध नहीं चाहिए। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर आपने फेसबुक पोस्ट करने वाले उस लड़के की गिरफ्तारी की जो कि बढ़िया है, उसने किसी की भावना को, किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाया, आपने कार्रवाई की कानून के तहत, बढ़िया है। मुझे ये बताइए, जो वहां पर सड़क पर उतरकर माहौल खराब करते हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पर तलवारें चलाने का ऐलान करते हैं, कितनों को आपने गिरफ्तार किया? इनके पास जवाब नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या, सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया है। सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया। दिखाइए एसपी को आपने दार्जिलिंग को अरेस्ट कर लिया। आपने एक एसपी को, आपको क्यों दिखाया? पिछले 20 दिन में अरेस्ट कर लिया। पिछले 20 दिन में 50 एफआईआर आपने दार्जिलिंग में करी है। आरटीआई करें, आप आरटीआई करके आप पता करें। खालिद साहब, बहुत बढ़िया। आरटीआई करें, आप पता करें। खालिद साहब, आप जनरल सेक्रेटरी मालूम हो जाएगा। एसपी को वहां से हटाया गया, डीआईजी को हटाया गया। यू आर अ पावरफुल मैन, यू आर अ पावरफुल मैन सर। मैं अभी जाती हूँ, 5-10 मिनट कहीं ये बाकियों से डिबेट कर लेती हूँ। आप ऐसा कीजिए, लिस्ट मंगा दीजिए जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो नाम बता दीजिए हमको, डिबेट खत्म हो जाएगा। आप नाम बता दीजिए कितने लोगों की आपने गिरफ्तार नहीं, आप जरूर नहीं, आप फैक्ट्स दीजिए मुझे। मैं आपको जरूर दूंगा, मैं आपको जरूर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आपके पास होगा कोई आपका खास में होगा, उसे कहिए फौरन जाए और वो लिस्ट लेकर आ जाए। मैं लिस्ट बल्कि आपने तो दार्जिलिंग में उल्टा काम किया है, जहां पुलिस ने गोली चलाई और लोग मर गए, हमारे लोग मर गए हैं। आपने जो है एफआईआर जितने भी जीजेएम के लीडर्स हैं उनके ऊपर ठोक दिया है। सारे जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी एफआईआर हैं, आपने लीडर्स के ऊपर डाल दिए, जबकि गोली चलाई पुलिस ने। नुपुर शर्मा को मैं अब इसमें लाना चाहती हूँ। डीआईजी को वहां से हटाया गया, वहां से आईसी को हटाया गया, वहां से ओसी को हटाया गया। हाँ ठीक है सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? आपके चिल्लाने से कोई तथ्य नहीं बदल जाते हैं। नुपुर शर्मा, आप मुझे ये बताइए, इस राजा सिंह नाम के विधायक का क्या करना चाहिए? बीजेपी हरियाणा स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है उसका क्या करना चाहिए? जो विजेता मलिक है, जो लोग दंगा अगर नहीं भड़का रहे हैं तो उसे बुझाने का भी काम नहीं कर रहे हैं, इनका क्या करना चाहिए? मुझे आप इस पर जवाब दीजिए। मैं आपको एक साफ, सबसे पहले तो मैं टीएमसी के जो नेता साहब हैं उनसे कहूंगी, प्लीज इतना घबराइए मत, तो बौखलाइए मत, साफ नजर आ रहा है कुछ छिपा रहे हैं। दूसरी बात में, रूबिका जी आपने सोशल मीडिया की जो बात करी है, एक सिंपल सा सवाल है, क्या विजेता मलिक, मेरा शेयर किया हुआ फ्लायर और जो राजा साहब है अपने हैदराबाद के, क्या उनके वीडियो और उनके सोशल मीडिया पोस्ट से दंगे भड़के या दंगे फैले, या फिर जिसको मैं कंप्लिसिट एडिंग ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड राइटिंग, कम्युनल राइटिंग कहती हूं, जो ममता दीदी जी ने दिखाया है, 7 दिन अपनी चुप्पी बरकरार रख के, या दंगे इससे फैले हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल आपने पूछा एफआईआर के ऊपर, जवाब मैं देती हूं। इनके विधायक जब बसीरहाट में वापस गए बुधवार को, तो 51 लोग इन्होंने गिरफ्त किए। 51 लोग कौन से? वो हिंदू जिनके घर जलाए गए, जिनकी गाड़ियां जलाई गई। सुनिए, अरे सुनिए सर, बहुत बोल लिया, मैं आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकती हूँ, तमीज से बात कीजिए टीवी के ऊपर। आपके इसी एटीट्यूड की वजह से दंगे भड़क रहे हैं। नुपुर, मेरे सवाल का जवाब जब तक आप नहीं देंगे, मैं इस
डिबेट को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ममता बनर्जी अगर डबल स्टैंडर्ड दिखाती है, मैडम लिसन टू मी, अगर ममता बनर्जी डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है तो बीजेपी क्या कर रही है? आपको तो ये सोच जरूरी है इस तरीके के पोस्ट बार बार ट्वीट करना, सोशल मीडिया पर डालना? आप क्या बताना चाहती है? आप सबका साथ सबका विकास चाहती है या माइनॉरिटी के नाम पर मेजॉरिटी को भड़काना चाहती हैं? अब मैं जवाब दे दूं, कौन सी मेजॉरिटी भड़की है हमारे पोस्ट से, बताइए? या मेजॉरिटी तब भड़की जब इनके ही एमएलए विधायक विश्वास ने 51 लोगों को अरेस्ट कराया जिनके खुद के घर जले थे, वो हिंदू जिनके घर जले थे, वो हिंदू जिनकी गाड़ियां जली थी, और वो कार्तिक घोष होनी चाहिए। आई एम सॉरी, नो दिस इज नॉट सिलेक्टिव, आई एम सॉरी, इट इज नॉट सिलेक्टिव, आई एम सॉरी, यू आर बीइंग सिलेक्टिव। नो, मेरे में क्या एक बात, नो यू हैव टू लिसन टू मी नाउ। आई एम ग्लैड कि मेरे फेसबुक पोस्ट से वो मीडिया के लोग, वो टीएमसी के लोग, वो नेतागण और वो हम हैं यहाँ पर सबको सवाल करने के लिए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, सवाल आज वो उठे, हम हमेशा उठते हैं, हम हमेशा उठते हैं। आपके फेसबुक पोस्ट की हमें जरूरत नहीं है। आई एम ग्लैड दे हैव डबल स्टैंडर्ड के लिए हमें बौखलाने वाले फेसबुक पोस्ट की जरूरत नहीं है। नुपुर शर्मा, calm down and listen to my question. मैं किसी को आप राजा सिंह के स्टेटमेंट से अग्री करती हैं या नहीं? राजा सिंह जो बात कह रहे हैं उससे अग्री करते हैं या नहीं? मैं राजा, और आपको अफसोस हो रहा है कि उसके कहने से ही आपके पोस्ट से दंगे नहीं भड़के? आपको अफसोस हो रहा है? दंगे भड़क जाने चाहिए थे अब तक। नो, व्हेन डिड आई से दैट? आप रूबिका, मैं जवाब दे दूं? आप मेरे मुंह में शब्द ना डालें, जरा सुनिए मैं क्या कह रही हूं। राजा ने क्या पोस्ट किया, क्या नहीं किया, उनसे पूछिए। मैं अपने पोस्ट की बात के लिए मैं बीजेपी की तरफ से आई हैं आप मैडम, आप बीजेपी की तरफ से आई हैं। नो रूबिका, मैं आपको एक बार बयान सुनवा दूं? मैं बयान सुनवा दूं? क्या कहा है राजा सिंह ने? प्ले द बाइट। आई डिसएग्री। अब आप, मैंने सब सुन लिया। नहीं, आप सुनिए, मैं चाहती हूँ आप सुनिए और देश भी सुने। वो बाइट सुनाइए एक बार आप प्लीज। नहीं, मैंने सुनी है, मैंने सुना है रूबिका, मैंने सुना है, आप भी जवाब सुनिए। किसी भी गुजरात पहले में बाइट जो सुनिए, हुआ था, आप फिर सुनिए। याद है गुजरात में कैसा हिंदुओं को सुरक्षित करके संगठित कर। मेरे भाइयों, 2002 में जिस प्रकार से गुजरात में जो हिंदुओं को जिन्होंने मारा था, गुजरात में जो हुआ था आप सबको याद है। गुजरात में कैसा हिंदुओं को सुरक्षित करके संगठित करके उन सभी सांप्रदायिक दंगे करने वालों को गुजरात के हिंदुओं ने जो जवाब दिया था, आज उसी तरह से बंगाल के हिंदुओं को जवाब देने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, ठीक है नुपुर जी, आप जवाब दीजिए। सुन लिया आपने कायदे से जो बात कही है? वो गुजरात दंगों की याद दिलाते हैं, आप गुजरात दंगे की पिक्चर पोस्ट कर देती है। रूबिका जी, जवाब सुनेंगे आप मेरा? बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी इससे एग्रीमेंट में नहीं हूं कि एनीबडी एडवाइजेस एनीबडी टू टेक लॉ इन देयर ओन हैंड्स। ये इन्होंने जो अपना बयान दिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना हमारी पार्टी सहमत है। हम आउटराइटली कहते हैं कि कोई भी हिंसा, कोई भी अपने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में, लॉ को कानून अपने हाथ में कोई ना ले। लेकिन हैदराबाद के, अरे आप चुप रही, तो हम कंडेम कर रहे हैं, आपने तो निंदा भी नहीं करी। हम तो राजा साहब का कंडेमनेशन कर रहे हैं, आपकी दीदी ने तो निंदा भी नहीं करी। जो हाट में एक बार निंदा करी, उन्होंने कार्तिक घोष के खून पे, मैं आपसे कह रही हूँ, आपने कार्तिक घोष की खून के ऊपर, उनके लिंचिंग के ऊपर आपने निंदा करी। ममता बनर्जी ने कार्तिक घोष के खून पे निंदा करी। आप जवाब दीजिए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? कार्तिक घोष के खून को लेकर कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, बताइए। ये सिलेक्टिव आउटरीच है आपका। हम तो हर तरीके की हिंसा का कॉन्डेमनेशन करते हैं, निंदा करते हैं। हम बिल्कुल नहीं मानते कि किसी को भी अपने हाथ में हथियार लेने चाहिए। आपकी ममता बनर्जी किसको बचा रही है? ममता बनर्जी क्या इलीगल इमिग्रेंट्स को बचा रही है? ममता बनर्जी क्या बांग्लादेशी घुसने की बात आ रही है? मुझे मेरे स्टूडियो में बैठे मेहमानों से बात देखिए, ये जो आप दोनों जो बात कह रहे हैं, देखिए ये जो तूती मैमे वाली बात है, खामोश हो जाइए, मुझे आवाज कम देखिए आपके ये तूतू मैमे वाली
वाली से ये मसला हल होने वाला नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनिए, देखिए, आपने पहले कहा कि बीजेपी की वजह से गोरखालैंड में भी, दार्जिलिंग में भी झमेला ज्यादा बढ़ गया। ये सरासर गलत है। देखिए, गोरखालैंड का मुद्दा तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। तब से हम लोग मांग करते आ रहे हैं। 86 के दशक में भी हमने इस पे 1200 लोग मरे, तब बीजेपी नहीं था, और तब से लेकर आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं। तो इसको बीजेपी की वजह से आगे हुआ, ये बिल्कुल आपका ये धारणा गलत है। देखिए, दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से गोलीबारी हुई है, जो बशीरहाट में नहीं हुआ दिखाया गया है और इस तरफ दिखाया गया है, इधर दार्जिलिंग में तो आप बिल्कुल मीडिया को आप साथ साथ लेकर चले गए और जैसे ही गोलीबारी हुई आपने दिखा दिया। और ये हुआ कैसे? शुरुआत आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये शुरुआत हुआ 15 मई को, जब पार्थो चटर्जी ने आप खुद बोलते हैं कि 100 साल से ये इशू है। बंगाली 100 साल में कभी भी ऐसा दंगा क्यों नहीं हुआ? जब थोपने की कोशिश की, आपने कहा कि 100 साल से इशू है, 100 साल में ऐसा दंगा ही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी वहां पे नहीं था, आगे बढ़ाया है। बीजेपी आकर जो है वहां पे कहा गया है, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हाँ मैं समर्थन करता हूं। तो आपने जो है हमारे कंधे पर रखकर आप अगर राजनीति कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। देखिए, इस तरीके से करना नहीं चाहिए आपको। नहीं, आपके कंधे पर बीजेपी कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं बंगाल का विभाजन नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। बंगाल का विभाजन क्यों नहीं हो सकता है? मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है ना। इट्स अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक डिमांड। बीजेपी वार कर रही है। मेरे पास एक सवाल है, पुरानी चीज हो या एक दिन पुरानी चीज हो, बीजेपी की रट आप कब तक लगाते रहेंगे? सरकार किसकी है? सरकार आपकी है या बीजेपी की है वहां पर? और आप लोग इतने दंगा कर रहा है, इतने हैंडीकैप्ड हैं। 8 लोगों की जाने गई है, उसके लिए ये कौन जिम्मेवार होंगे? आप जिम्मेवार है उसके लिए। अवनीश जी बहुत टाइम से हमारे साथ बने हुए हैं। एक सेकंड, मुझे अवनीश जी के पास जाना है। रुबिका जी, एक सेकंड। रुबिका जी, बशीरहाट की जो हिंसा हुई है उस पर एक फेसबुक की पोस्ट का कारण बताया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, नीदरलैंड में एक कार्टून बनता है और उसके कारण दंगा होता है, हिंदुस्तान में हिंदुओं की दुकानें जला दी जाती हैं। कानपुर में अगर कोई बयान देता है, पूरे हिंदुस्तान भर में उसके ये होता है। शिवाजी पार्क में, बंबई में जाकर के दंगे होते हैं। विश्व के किसी भी भाग में कहीं कोई बोलता है इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ, उसका दंगा, उसका खामियाजा हिंदुस्तान के हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आप ये मुझे एक बात बताइए कि अगर ये सच है तो जो लोग इस फेसबुक के कारण दंगा भड़कने की बात को जायज ठहराते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जाकिर नायक जब ऐसी बात करता है तो क्या हालत होनी चाहिए? जब अकबरुद्दीन अवैसी जब बोलते हैं तो क्या हालत होनी चाहिए? तब उनका पक्ष लेते हैं, तब जाकिर नायक वो शांति के दूत बन जाते हैं। और आज एक फेसबुक पोस्ट पर वो कहते हैं कि 150 दुकानें जला दी गई तो वो फेसबुक गलत थी, आपने उसको अरेस्ट किया, मैं ये उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उस दंगे, उसके कारण जिन लोगों की दुकानें जलाई गई, उनके साथ आपने क्या व्यवहार किया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? वहां पर कौन गया? उनके मरहम लगाने कौन गया? कितनों को मुआवजा दिया गया? ये बताइए मुझे आप। इन्होंने तो तुरंत जुडिशियल इंक्वायरी करवा दी वहां पे, लेकिन अभी तक दार्जिलिंग में कुछ किया ही नहीं है, ना कोई इंक्वायरी, बल्कि जितने भी लीडर हैं उनके खिलाफ केस डाल दिया है। क्या वजह है? ये जो प्रेम है ना ममता बनर्जी का, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी से प्यार जो है दूसरी कम्युनिटी को दुखी कर सकता है, बिल्कुल नाराज कर सकता है। वो सामने वाला इस बात से दुखी हो सकता है। एक माँ अपने एक बच्चे को प्यार करे और दूसरे को ना दे, तो आपको क्या लगता है दोनों में दुश्मनी नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, ऑफ कोर्स होगी। और ये इसका सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म और वजह है, वो ये है कि दार्जिलिंग में सिर्फ 12-15 सीटें हैं और बाकी बंगाल में 280 सीटें हैं। तो वो 280 सीटों को जब देखती है, सिर्फ 15 सीटों को वो कुर्बान कर देती है और वहां के लोगों को कुर्बान कर देते हैं, चाहे वो कहीं भाड़ में चले जाए, चाहे उनका कुछ हश्र हो, इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ ये देख रही है कि मेरी ये राजनीति की वजह से वहां पे उनको कितना फायदा हो रहा है। तो ये सरासर गलत बात है, जबकि सारे गोरखा जो है इस देश के लिए इतना बलिदान दिया हुआ है और आप उन्हीं को गोली मार रहे हैं, उन्हीं की जो है खून आहुति दे के अपने राजनीति कर रही है। तो ये किस तरीके का बर्ताव है, बताइए। नुपुर मेरे साथ बनी हुई है, क्या हमारे साथ खालिद इबादुल्ला साहब वापस जुड़े हैं? उनकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। नुपुर आप कुछ दिखा रही है, पहले वो बता दीजिए। एक सेकंड रुबिका, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ जी, देखिए, ये जरा ध्यान से देखिए, मैं पूछना चाह रही हूँ, ये ANI न्यूज एजेंसी की बशीरहाट की वो तस्वीरें हैं जिसमें एक बस लुढ़की पड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर आग लगी है, चार्ड बाय फायर,
और ये देखिए, ये बताइए, ये दंगे किसने भड़काए? ये सच्चाई कहां पे है? इनको हमारे फेसबुक पोस्ट से लग रहा है। जरा मैं पूछना चाहती हूं, धूलागढ़ में 2016 के अंदर जब एक मंदिर के ऊपर 25 बॉम्ब फेंके गए थे, ये रिपोर्टेड फैक्ट है, ये रिपोर्टेड फैक्ट है। वो दंगे किसने भड़काए थे? उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई थी? मैं पूछना चाहती हूं ममता बनर्जी से कि जब 3 बारी कलकत्ता का ऑनरेबल हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ममता बनर्जी को कहता है यू आर इंडल्जिंग इन ब्रेजन माइनॉरिटी अपीजमेंट, मतलब आप कम्युनलिज्म फैला रही हैं। चाहे वो आप हनुमान जयंती का प्रोसेशन रोकती हैं, जब आप राम जयंती की परमिशन नहीं देती हैं, चाहे आप दुर्गा पूजा की आइडल इमर्जन को रोकती हैं, करती है, कम्युनल की बातें करती हैं, आप दो संप्रदायों को लड़ाकर ही राजनीति करती है। तो बताइए आपका काम ये किसने भड़काया? ये ममता बनर्जी का काम नहीं है। अरे चुप हो जाइए, सुनिए आप मेरी बात। क्या कलकत्ता के हाई कोर्ट को भड़काया गया है? क्या कलकत्ता हाई कोर्ट भड़काया हुआ है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट की फाइंडिंग के लिए क्या कहेंगे आप? जब ममता बनर्जी को माइनॉरिटी अपीजमेंट की गिनती, ये क्या की तस्वीरें बताइए, ये क्या की तस्वीरें बताइए, ये तस्वीरें देखिए, क्या की जवाब दीजिए। ये इसमें क्या आपने क्या ये तस्वीर आपने दिखा दी, हमने देख ली। बताइए नुपुर शर्मा की तस्वीर आपने दिखा दी। एक सेकंड खालिद साहब, जो सवाल पूछे गए वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है। मेरे पास जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, वो बीजेपी ने नहीं कहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, आप लोग की तरह दंगाइयों के सर पे हाथ देकर दंगाइयों को आगे बढ़ाने का काम आप करती हैं। आप जवाब दीजिए। मैं आपसे बांग्लादेशियों को क्यों बचा रहे हैं? दंगाइयों का काम आप कर रहे हैं। आपके दो समुदायों को लड़ाने का काम लड़ाई करो। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? तेरा धर्म मेरे धर्म के लोग, तेरे धर्म के लोग, आप दोनों ये काम कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। और मैं कार्तिक के मरने पे कितने लोग गिरफ्तार हुए? शर्मा डोंट गेट एक्साइटेड। आप जवाब दीजिए, कार्तिक घोष के मरने पे कितने लोग गिरफ्तार हुए? किसको गिरफ्तार किया आपने? आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों की आवाज बंद कर दी है। आप दोनों की आवाज नहीं सुनाई देगी, और वो भी तब तक जब तक आप आराम से इत्मीनान से एक दूसरे की बात सुन नहीं लेते हैं। देखिए, मैं यही हो रहा है। मैं एक चीज सर मैं आऊँ एक सेकंड। मुझे अवस्थी जी से बात करनी। अवस्थी जी, अखंड भारत की बात हो रही है, राष्ट्रहित की बात हो रही है, ऐसे में राष्ट्रहित कैसे साधा जाए जब यहाँ कहा जा रहा है ये मेरा मजहब, ये तेरा मजहब? सवाल यही है ना, सवाल ऐसा क्यों होता है कि एक फेसबुक पोस्ट पर 150 लोगों के घर जला दिए जाएं? ये स्थिति कैसे पहुंची? स्पेन में, पुर्तगाल में और नीदरलैंड में कार्टून बनता है, दुकानें और घर जलाए जाते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं के। आप मुझे एक बात बताइए कि जब तक ये नैरेटिव नहीं बदलेगा, जब तक ये नैरेटिव नहीं बदलेगा इस देश का कि इसका पुर्तगाल में बने हुए कार्टून के लिए जिम्मेदार हिंदुस्तान का हिंदू नहीं है और घर जलाए जाएंगे उनके, पाकिस्तान की जर्सी पहन करके आया जाएगा बशीरहाट में, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अवस्थी जी, उस पर मैं सवाल पूछ रही हूं। मैं लगातार, आप देख रहे हैं हम ये सवाल उठा रहे हैं, पर मैं आपसे ये कह रही हूं कि ममता बनर्जी डबल स्टैंडर्ड कर रही है। वो लगातार हम दिखा रहे हैं, वो सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी और बाकी दूसरे। मैं ये कह रही हूं कि क्या बीजेपी के इन नेताओं का, जिसके पोस्ट देख रहे हैं आप देख रहे हैं, आप राजा सिंह की बात बिल्कुल कोई भी सहमत नहीं हो सकता, कोई भी सहमत भोजपुरी की तस्वीर जिसमें वो अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़ी है, कोई भी सहमत नहीं हो सकता। और वो बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मैंने स्वराज जी से भी अभी अपील की है कि आप आंदोलन करिए, लेकिन अपने देश की संपत्ति को जब आप जलाते हैं तो आप अपनी संपत्ति जला रहे हैं, किसी देश की संपत्ति, किसी और की संपत्ति नहीं। मैं जो एक पेन खरीदता हूं उससे टैक्स जो देता हूं उससे वो संपत्ति बनती है, उससे वो बस चलती है, उससे वो रेल चलती है। कम से कम वहां पर आप बिल्कुल हिंसा मत करिए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और हम ये कंडेम करते भी हैं। और देखिए वहां पे इतना कुछ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है किसको क्या पता है इसमें। अब आप इतने आसानी से आप गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ऊपर आप डाल देते हो, लेकिन पब्लिक मूवमेंट हो रहा है, देखिए पब्लिक मूवमेंट हो रहा है, लोग जुड़े हुए, उसमें कई बाहर के लोग भी आके वहां पे कुछ ऐसा कार्यवाही कर रहे हैं। तो देखिए ये सब एक शोध की बात, ये इसको एक छानबीन करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा एक चीज मेरा ये कहना है कि हाँ देखिए, जैसे फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया तो अन्य राज्य में भी है, देखिए वो अन्य राज्य में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और यदि हो रहा है तो जो भी सरकार वहां है इसको टैकल बिल्कुल तरीके से करती है और विद इन 1 और 2 डेज इसको हल कर देती है। लेकिन यहां पे देखिए दार्जिलिंग में 25 दिन हो गए, बशीरहाट में 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया चल रहा है। उसके बाद कल आपको शाम को नॉर्थ दिनाजपुर में वहां पे भी हुआ है लफड़ा, 20-20 ट्रक जला दिए गए हैं। तो ये राज्य में क्या हो क्या रहा है इस तरीके का? यदि आप कुछ संभाल नहीं पा रही है लॉ एंड ऑर्डर को, फिर आप प्रेसिडेंट्स रूल उसमें लगवा
लगवा देना चाहिए, क्योंकि देश कहाँ जा रहा है इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर यहाँ पे बैठ के टीएमसी के जो भी नुमाइंदे हैं वहाँ वो आके खालिद जी वो आके वो कहते रहेंगे और तू मैं के झगड़ा करते हैं तो समस्या का हल कहाँ होगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको हल करना चाहिए जल्द से जल्द, और अगर राज्य सरकार नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार अंदर आके इस बात को हल करना चाहिए। आपसे बात करना चाहती है, आप लोग बात नहीं करना चाहते? नहीं, हम बिल्कुल बात करना चाहते, हमने कह दिया नहीं, हमने मना नहीं किया। ममता बनर्जी कह रही है कि वो कलकत्ते में होगी और बातचीत मैं करूंगी, लेकिन ये संभव नहीं है। हमने कहा कि केंद्र में बातचीत होगी, दिल्ली में होगी, और ये पहले भी हो चुका है। मैं अब खालिद साहब से इस पर जवाब लेना चाहती हूँ। खालिद साहब, कुछ मेरे पास आंकड़े हैं और ये आंकड़े नुपुर ने जो सवाल पूछे हैं कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मेरे पास ये आंकड़े हैं सिलेबस से, कुछ चीजें जो आपने बदली थी। राम नाम हटा दिया सर आपने, राम धुन को बदलकर रंग धुन कर दिया। मम्मी या अम्मा को हटाकर आपने अम्मी कर दिया। आकाशी को हटाकर आपने आसमानी कर दिया। ठीक है, आप पर और क्या आरोप है? सिलेबस में हिंदू धर्म के निशान को खत्म करने की साजिश के भी आप पर आरोप है। आपने रामधुन का राम या लक्ष्मण से कोई लेना देना नहीं ये कहा। धनुष रंगों का होता है इसलिए इसका नाम रंग धुन ही होना चाहिए ये आपने कहा। फिर उसके बाद आपने कहाँ क्या क्या दंगे किए हैं, माफ़ कीजिएगा, कहाँ दंगे हुए हैं और किस वजह से दंगे हुए हैं, और हिंदू और मुसलमानों में आपने कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किए। देखिए, अक्टूबर 2015 मुहर्रम के जुलूस की वजह से दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों के विसर्जन के समय पाबंदी आपने लगा दी। अक्टूबर 2015 ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीरभूम जिले के नल्हाटी में दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी आपने। फिर अक्टूबर 2016 कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा से जुड़ी पाबंदियों को लेकर सरकार की आलोचना की। कलकत्ता हाईकोर्ट सर, हाँ। फिर उसके बाद जनवरी 2017 दबाव की वजह से कई स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं मनाने का फैसला लिया गया। क्यों सर, क्या खास है ऐसा? रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया गया बीरभूम। और इन्होंने कई सारे ऐसे भी ऑर्डर्स निकाले हैं सरकार ने। बुर्का पहनकर ममता बनर्जी नमाज पढ़ सकती हैं, बुर्का पहनकर नमाज पढ़ सकती हैं, तो सर बुर्का पहनकर ही सही इन चीजों को खत्म कर दें, कर तो दें। आप इतनी नफरत डाल देंगे कि एक को आप इतनी मोहब्बत देंगे और दूसरे को निग्लेक्ट करेंगे। ममता बनर्जी कभी गोली मारेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि ममता बनर्जी कभी बुर्का पढ़कर नमाज नहीं पढ़ी है। आपकी जितनी बातें हैं सारी गलत है। ओ सारी गलत बातें आप कर रही हैं। आपने कहा कि भसान करने की रुकावट की गया। ममता बनर्जी कभी बुर्का पहनकर नमाज नहीं पढ़ी है। वो नमाज में जाकर ये नहीं, मुद्दे पे आइए आप। उनके साथ देती ईद के नमाज में हर वो चीफ मिनिस्टर आप मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए आप। आपके सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री वेस्ट बंगाल के अगर आप देखेंगे इससे हमें मतलब महीने में एक डिसीजन है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपने ओबीसी स्टेटस करार दिया हुआ है। इमामों को 2,500 रुपए देते हैं, इमामों को 2,500 रुपए दे रहे हैं। सोशल वेलफेयर इमामों को 2,500 रुपए दे रहे हैं, अजान देने वाले को 1,500 रुपए दे रहे हैं आप, या उससे भी मना कर रहे हैं आप? सरकार उससे भी मना कर रहे हैं आप? नहीं, वो सरकार की नहीं है, और सरकार की पैसा नहीं है। और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री आपका हर महीने में मुस्लिम समुदाय के कुछ एक लोगों को आप ओबीसी करार देते हैं। इसकी क्लियर कीजिए, वो सरकार के पैसा नहीं है, वो वक्फ बोर्ड का पैसा। कौन किसकी जेब से जा रहे हैं वो पैसे? पैसा नहीं है, किसकी जेब से जा रहे हैं? कौन दे रहा है? माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री से जाता है। क्या कहा था सर, मुझे याद दिलाइए। ठीक है, मेरी याददाश्त कमजोर है। खालिद साहब एक सेकंड खालिद साहब आराम से नुपुर एक सेकंड रुकिए। खालिद साहब एक एक करके मुझे, मैंने जो आपको गिनाया बहुत इत्मीनान से मैंने सवाल किए थे, आप बहुत इत्मीनान से मुझे जवाब दे दीजिए। मुझे ये बताइए 2,500 रुपए अजान देने वाले को, 1,500 रुपए मौलवी को दिए जाते हैं या नहीं? हाँ या ना? ये पैसा वक्फ बोर्ड के जरिए जाता है, जो सरकार का पैसा नहीं है। हाँ। कहाँ आता है वक्फ बोर्ड का पैसा? कहाँ से आता है? वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ से आता है? सरकार से ही तो आता है। वक्फ बोर्ड कौन सा बिजनेस करता है जहाँ से उसके पास पैसा आता है? वक्फ बोर्ड का हमारे सुनिए, ये एकदम बिजनेस करता है। उसके वक्फ प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कम से कम वक्फ बोर्ड बिजनेस कर नहीं सकता कुरान के हिसाब से। उसका जो पैसा आता है उसका पैसा, अरे कुरान के हिसाब से वो वक्फ बोर्ड कोई व्यापार कर नहीं सकता है। सर ऐसा एक सेकंड आपने कितने पंडितों को 1,500 रुपए दे दिए? इसको भी आपको अच्छा मुझे एक बात क्या बातें करते हैं? अश्विनी डॉक्टर नाम रख दिया, आपको मालूम भी नहीं है। एक सेकंड खालिद साहब, मालूम नहीं है। खालिद साहब जो काम मौलवी कर रहा है, जो काम मुअज्जिन कर रहा है, वही काम मंदिर का एक पंडित करेगा। ठीक है,
भगवान की आराधना, खुदा की इबादत, यही होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए ममता बनर्जी ने कितने पंडितों को 1500 रुपए दिए? मैं चाहता हूं कि जो हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को मिलना चाहिए, जो मुसलमान को मिलता है वो हिंदू को हमें ये कहना पड़ रहा है जो मुसलमानों को मिलता है वो भी हिंदुओं को मिलना चाहिए। मोहब्बत का पैगाम यहाँ उल्टा हो रहा है। आपका तुष्टीकरण एक तरफा है। बस बीज बोने को बंद करे, नफरत की बीज बोने को बंद करे। हमने भाई आप नफरत की बीज बोलते जाएंगे, मोहब्बत के पैगाम बहुत बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, हाँ तो आप ऐलान कीजिए, आप ऐलान कीजिए, आप मोहब्बत का बीज बोइए, आप मोहब्बत का बीज बोइए, आप ऐलान कीजिए कि ममता बनर्जी कल से जो 1500 रुपए यहाँ मौलवियों को जाते हैं, पंडितों को भी जाएंगे, पादरियों को भी जाएंगे, ग्रंथियों को भी जाएंगे। आप कहिए यहाँ से, आपने कहा कि खालिद साहब कहिए यहाँ से, मोहब्बत का बीज बोलिए आप कि वो ममता बनर्जी की सरकार नहीं देती है, वो ममता बनर्जी की सरकार के पैसा नहीं है, वो वक्फ बोर्ड का पैसा है। वक्फ बोर्ड कहते हैं, ये हमारे डॉक्टर कहते हैं कि वो कुरान में वो बिजनेस करने के बारे में। अरे सर मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे ग्रंथों में नहीं जाना है। नहीं, मैं यहाँ डिबेट इस बात पे कह रही हूँ। हाँ तो ठीक है, कहीं और से जा रहा है पैसा, वक्फ बोर्ड से जा रहा है। उन्होंने कुरान की बातें निकाला, किसका? उन्होंने कुरान की बातें निकाला। अरे तारकेश्वर मंदिर में तो तारकेश्वर मंदिर में अपने लोगों का मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष आपने हिंदू को नहीं बनाया ना, ये तो सच है। वो कभी नहीं, वो नॉमिनेटी। अरे वक्फ बोर्ड ने किया है तो फिर ममता बनर्जी क्यों अनाउंस कर रही है उसको? गवर्नमेंट नॉमिनेटी है वो, कोई वो अरे तो गवर्नमेंट नॉमिनेटी वो दफ्तर। अब आ गया गवर्नमेंट, आ गया अब ये अब आ गया गवर्नमेंट के नाम पर, अब आ गया गवर्नमेंट के नाम पर, आ गया गवर्नमेंट, मुंह से निकल गया गवर्नमेंट ने किया। ये जाया है। आपको ही कह रहा हूं मैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं खालिद साहब, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए। अगर कर रहे हैं तो डंके की चोट पर बोलिए कर रहे हैं। मैं झूठ बोलने के लिए बैठा हूं, नहीं है झूठ बीजेपी वाले बोलते हैं। बीजेपी आ गई। अरे यहाँ थापा साहब आपसे बात कर रहे हैं, नुपुर तो बहुत टाइम से बोली ही नहीं है। अच्छा सुनिए, बोली ही नहीं है वो, तो बीजेपी कहां से बीच में आ गई? नुपुर रुबिका, खालिद साहब जरा इसका जवाब दीजिए। बीजेपी झूठ बोलती है, कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कहता है जरा सुनिए। There has been a clear endeavor on the part of the state government to pamper and appease the minority section of the public at the cost of the majority section without there being a plausible justification. आगे सुनिए, to put it curtly, the state government of Bengal has been irresponsibly brazen in its conduct of being partial to one community, thereby infringing upon the fundamental rights of people worshipping Maa Durga. बताइए, ये बीजेपी ने कहा है, ये बीजेपी ने कहा है कि कलकत्ता के हाई कोर्ट ने आपकी दीदी ममता बनर्जी को माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए गिल्टी ठहराते हुए कहा है। आप इसके लिए क्या कहेंगे? 3 बार हो चुका है। और वक्फ की बात कर रहे हैं आप, वहां से हारने के बाद आपकी ममता दीदी ने वो सारा पैसा जो इमाम और मुअज्जिन को जाना था वो वक्फ बोर्ड में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और सही बोला गया, तारकेश्वर टेंपल ट्रस्ट में आपने अध्यक्ष किसको बनाया है? एक मुसलमान को, हिंदू तो बनाया ही नहीं आपने। आप हर जगह मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हैं और जवाब भी देते हैं। ये सही, आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट झूठ बोल रहा है, आप कह रहे हैं हाई कोर्ट झूठ बोल रहा है। यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप हाई कोर्ट को झूठ बोल रहे हैं, आप हाई कोर्ट को गलत बता रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आप चिल्ला तो आप रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। आपसे पूछा, आप जवाब दीजिए। आप हाई कोर्ट को गलत बता रहे हैं, आप हाई कोर्ट को झूठा बता रहे हैं, आप कलकत्ता हाई कोर्ट को झूठा बता रहे हैं। आप गलत बता रही हैं। खालिद साहब जवाब दीजिए, आप कलकत्ता हाई कोर्ट को झूठा बता रहे हैं। ठीक है खालिद, बताइए कलकत्ता हाई कोर्ट झूठा है क्या? खालिद इबादुल्लाह से जवाब ले लूंगी और फिर अपने सवाल पर आ जाओ। खालिद साहब जवाब दो। कभी नहीं बता रहा। कलकत्ता हाई कोर्ट झूठा है या गलत है? यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप गलत बात कर रही हैं। नहीं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट की अब एक सेकंड एक-एक करके सर आप दोनों ऐसे बात करेंगे तो नहीं बात हो पाएगी। आप दोनों शांत हो जाइए और फिर वापस वही मुझे दोहराना पड़ेगा, ये डेजा वू टाइप हो जाएगा। एक सेकंड नुपुर, आप यहाँ देश के कानून को मानते हैं कि नहीं मानते? नुपुर एक सेकंड, नुपुर रुक जाइए एक सेकंड। खालिद साहब, खालिद साहब, ये अदालत का है ये। खालिद साहब आप दोनों अपनी जुबान को एक सेकंड के लिए ब्रेक दे दीजिए, ब्रेक दे दीजिए, फिर मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। करती है आप गलत बात। बस अब नुपुर एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। खालिद साहब, हाई कोर्ट को झूठा और गलत खालिद साहब क्या झूठ है? देश के कानून को गलत बता नुपुर रहे हैं। एक सेकंड, नहीं क्या झूठ है? खालिद साहब क्या झूठ है? महामान्य अदालत को कभी नहीं झूठा बोल सकता।
अच्छा क्या झूठ है? नहीं बोल सकता। तो फिर क्या झूठ है जो नुपुर बता रही है, उसमें क्या झूठ है? हम लोग करते हैं सम्मान। खालिद साहब सुनिए एक सेकंड, फिर वो बता रही है वक्फ बोर्ड का पैसा सरकार का नहीं, मैं अभी भी कहता हूं। देखिए खालिद साहब, यही झूठ था ना खालिद, लेकिन जो बड़ा सच था उससे तो बोलेंगे ना। एक बड़ा सच तो पता है ना आपको, बड़ा सच तो यही है ना कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को ये कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट कर रही हो। ये तो सच है ना खालिद साहब, है कि नहीं है? मानते हो आप? हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुनिए, हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट जो कहती है, जो अगर कहता है हाई कोर्ट अगर ये कहा है तो उसके सम्मान किया जाता है। देखिए बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि ममता बनर्जी का असम्मान। अगर ममता बनर्जी कॉम्युनल है, कभी नहीं, हिंदू कभी नहीं है। ममता बनर्जी कभी नहीं, आप कम्युनल है। ममता बनर्जी कभी नहीं, हिंदू मुसलमान की कहाँ बात आ रही है अभी? एक सेकंड रुकिए, ये हिंदू हेटर कहने की आपको क्या जरूरत थी, मुझे ये बताइए। नहीं, हिंदू हेटर कहने की क्या जरूरत थी? आप वही काम नहीं कर रही है जो ममता बनर्जी कर रही है। अगर एक सेकंड रुकिए नुपुर, मेरा सवाल ये है अगर वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है तो आप हिंदू अपीजमेंट नहीं कर रही हैं अभी? हिंदू हेटर कहने का क्या मतलब है? आई एम सॉरी, मैं क्या कर रही हूँ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्या मतलब है इसका हिंदू हेटर? ये नहीं कहा कि किसी एक वर्ग के इंसान, आप सुनिए, ऑफ कोर्स शी इज, क्योंकि मैंने अपनी एक स्टेटमेंट में नहीं कहा कि किसी भी वर्ग के इंसान का खून होना सही बात है। मैं कैटेगोरिकली इसको कंडेम कर रही हूँ, मैं निंदा कर रही हूँ। एक सेकंड, आपकी निंदा नहीं चाहिए, आपका एक्शन चाहिए। आपकी निंदा नहीं चाहिए, आपका एक्शन चाहिए। ले रहे हैं आप एक्शन राजा सिंह पर? ले रहे हैं आप? सॉरी, एक्शन आप ले रहे हैं एक्शन? एक्शन नहीं लिया है। क्या एक्शन लिया आपने? दंगाइयों को What action? आप बताइए, ये नकली गौ रक्षक मंडलों को इनको अरेस्ट किया कि नहीं किया? ये नकली गौ रक्षक मंडलों का अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ममता बनर्जी ने कार्तिक घोष के खून में किसको गिरफ्तार किया बताइए? आपने ऐसा कौन सा आपने के अंदर मंदिर? नुपुर एक सेकंड सुनिए। नो डोंट बी सॉरी, वी डोंट वांट यू टू बी सॉरी। हमें आपकी सॉरी की जरूरत नहीं है, आपके एक्शन की जरूरत है। अगर ऐसा होता कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बावजूद महाराष्ट्र से जुनैद पकड़ा गया है, लगातार होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र से जुनैद पकड़ा गया है, जुनैद का हत्यारा पकड़ा गया है, वो क्राइम केस है। अवस्थी जी, महाराष्ट्र से जाकर के पकड़ा जुनैद के हत्यारे को। ये सारे खून हुए, बिल्कुल सब जगह अरेस्ट हुई है, सब जगह प्रोसिक्यूशन हुई है। वेस्ट बंगाल में किसकी प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट हुई है? अगर ये माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? माइनॉरिटी हरियाणा में हुई घटना को महाराष्ट्र में जाकर के पकड़ा है। ये होता है कानून की रक्षा, ये होता है कानून की रक्षा। क्या दोनों में अंतर नहीं है? एक सेकंड, जो बात नुपुर कह रही है दोनों में बहुत अंतर है। मुस्लिम अपीजमेंट अलग चीज है, हिंदू हेटर होना अलग चीज है। भड़काने की कोशिश दोनों तरफ हो रही है सर, और मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। बिल्कुल ये नहीं कह रही जो आप कह रही है, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे मुंह में शब्द ना डालें। नहीं, और आप यहाँ बैठकर भड़का नहीं सकती है। आप यहाँ बैठकर भड़का नहीं सकती है। सरस्वती पूजा आप नहीं भड़का सकते। आप ये काम सोशल मीडिया पर कर सकती है, लेकिन आप ताल ठोक के कार्यक्रम में ये काम नहीं कर सकती है। आई एम सॉरी, नो। सरस्वती पूजा प्लीज बोलने दीजिए। मैं खालिद साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैंने सबके लिए कहा है कि जहाँ पे अरे आप सुनिए रुबिका जी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैंने साफ बोला है, जो जहां क्राइम, जो जहां कानून को हाथ में लेगा वो अरेस्ट होगा। प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज एक मिनट बोलने दीजिए। जो जहां कानून को हाथ में लेगा वो वहां पे अरेस्ट होगा, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी। आई एम सॉरी, हमने सबको, अरे आप चुप होकर सुनिए, खालिद जी बहुत बोलते हैं। आप बताइए आपने किसको अरेस्ट किया है? बसरहाट में आपने किसको अरेस्ट किया? क्या किया आपने? जहां पे खालिद साहब, नुपुर एक सेकंड, बढ़िया किया आपने याद दिला दिया। बिल्कुल शुरुआत में खालिद साहब हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, वो आप पर्चा मंगा दीजिए जो गिरफ्तारी हुई है ना सर, उसमें देखे जरा कि कितने जिनको आप अपीज कर रहे हैं उनके नाम हैं।
कितने नाम हैं जरा हम देखते हैं, कितनों को गिरफ्तार किए? मैं आपके ऑफिस में भिजवा दूंगा। नहीं अभी बताइए, आप जितने लोगों का, आप पे जो आरोप लग रहा है, देश के दर्शकों को बताइए, आप पे जो आरोप लग रहा है ना सर, कि आप मुसलमानों को खुश करते हैं, या फिर मुझे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर मुसलमान सड़कों से बाहर निकले, वहां पर नारे लगाए जा रहे थे, वहां पर वो नारे बुलंद करके कह रहे थे कि मार काट दिया जाएगा। अरे ये कैसा ईमान है आपका कि एक फेसबुक पोस्ट से हिल जाता है? कैसा ईमान है उन लोगों का कि वो राज्य की किसी भी कानून व्यवस्था का बिल्कुल पालन नहीं करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जो उनकी मर्जी आएगी करेंगे। एक्सक्यूज मी, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है। आप अपील करने पर लगे रहते हैं, कानून को ढीला दिखाते हैं। दार्जिलिंग में आपकी चूल्हे हिल जाती है, ये हम खामोशी से बैठे रहते हैं। हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारा खून यहीं पे है, हमारा मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें मालूम है हम अफगानिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हमारा देश हिंदुस्तान है। पाकिस्तान की जर्सी पहन करके वहां पे निकले थे। खालिद साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ खालिद साहब कि कानून, हमने पिक्चरों में भी देखा है कि कानून अंधा होता है। हम चाहते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वैसे ही समान दृष्टिकोण से सभी को देखे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो गोरखा हो, सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया है? करना चाहूंगी देखिए, लेकिन आपने क्या किया है? आपने तो पहले दिन जब आपने वहां पे कैबिनेट मीटिंग बुलाई, आपने गोलियां चलवा दी। सॉरी थापा साहब, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। ये नोट बहुत ब्यूटीफुल नोट था, मैं इसी पर खत्म करना चाहूंगी। ऐसा है खालिद साहब, जाइए और ममता दीदी को ये बताइए कि वेस्ट बंगाल जो है उसको हिंदू मुसलमान में ना बांट दे, और उसकी नींव वो खुद रख रही हैं, इसका बीज वो खुद बो रही है, मुस्लिम अपीजमेंट करके, 24 परगना में कुछ और करके और दार्जिलिंग में कुछ और करके। इस पर फुल स्टॉप लगाने की बात कहिए जाकर आप। बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑफिस में जरूर पहुंचा दीजिएगा वो लिस्ट। मैं इंतजार करूंगी खालिद साहब कि कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, क्योंकि आरोप आप पर अपीजमेंट का लग रहा है। देखिए कितनों को आपने गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के में जुड़ने के लिए आप सब।